26 अक्टूबर 2025 की बात है। साउथ चाइना सी में अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर आम दिनों की तरह गश्त कर रहा था। घड़ी में दोपहर के 2:45 का समय हुआ। तभी एयरक्राफ्ट कैरियर से MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही वो हवा में डगमगाने लगा और अचानक समंदर में जाके क्रैश कर गया। ठीक आधे घंटे बाद उसी एयरक्राफ्ट कैरियर से F/A-18F फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी और वो भी चंद लम्हे में समंदर में क्रैश हो गया। आधे घंटे के अंदर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू विमान साउथ चाइना सी में समा चुका था। गनीमत ये रही कि दोनों के जो पायलट थे और क्रू मेंबर थे उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद नेवी के जवानों ने बचा लिया। ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी में इस तरह की ये पहली घटना थी, पर आधे घंटे के भीतर बैक टू बैक दो हादसों से संदेह तो पैदा हो ही गया कि कुछ तो गड़बड़ी है। ऊपर से ये हादसे ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय एशिया के दौरे पर निकले हुए हैं। 30 अक्टूबर को वो शी जिनपिंग से मिलने भी वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जब दोनों नेता मिलेंगे और आमने सामने से बात करेंगे तो ये तनाव कम होगा। सनद रहे इसी महीने 10 अक्टूबर को ही चीन ने अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी, जिससे बौखलाकर ट्रंप ने चीन पर नवंबर महीने से 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब ऐसे समय में साउथ चाइना सी में अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर का गिरना संदेह तो पैदा करता ही है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि क्या इस हादसे के पीछे वाकई कोई साजिश है और क्या इसका असर ट्रंप और जिनपिंग की होने वाली मुलाकात पर पड़ेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। साउथ चाइना सी, आप नाम पर मत जाइएगा। चाइना का नाम होने से इसके मायने ये नहीं निकलते कि पूरे समंदर की मिल्कियत चीन के पास है, जिस तरह पूरे इंडियन ओशन की मिल्कियत हमारे पास नहीं है। वैसे जो नाम होते हैं वो समंदर की भौगोलिक स्थिति के वजह से पड़ जाते हैं। भले ही कानूनन साउथ चाइना सी पर चीन का हक ना हो, लेकिन उसके ज़्यादातर हिस्से को वो अपना बताता है और उसमें मौजूद कई छोटे बड़े आइलैंड पर भी उसने कब्ज़ा किया हुआ है। कई में अपने सैन्य अड्डे भी बनाए हुए हैं और कई में उसने अपने सैनिक तक तैनात किए हुए हैं, जबकि उस समंदर में और भी उसके दावेदार हैं जो कई इलाकों को अपना बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति समझते हैं। ये मैप देखिए। उत्तर में चीन, पश्चिम में वियतनाम, दक्षिण में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिर पूर्वी हिस्से में फिलीपींस और ब्रुनेई पड़ते हैं। यानी चीन के अलावा भी यहाँ पे कई प्लेयर्स मौजूद हैं। अब इस साउथ चाइना सी में दर्जनों छोटे बड़े आइलैंड हैं। इन पर अलग अलग देश अपना दावा ठोकते रहते हैं और यही समस्या की असली वजह बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे तय होता है कि समंदर का कौन सा हिस्सा और कौन सा आइलैंड किसका है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बनाया था। इसमें स्पष्ट तौर पर इन हदों को बयान कर दिया गया है। जैसे किसी देश की कोस्ट लाइन से 12 मील यानी 22 किलोमीटर तक का इलाका उस देश की संप्रभुता में आता है। अब इस इलाके तक उस देश के सभी कानून लागू होंगे। दूसरे देश के जहाज़ अगर यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से निकलना चाहते हैं तो वो निकल सकते हैं। फिर तटरेखा से 24 मील यानी लगभग 44 किलोमीटर तक का जो इलाका वो कहलाता है कंटिगुअस जोन। यहाँ देश के सीमित अधिकार होते हैं, जैसे कस्टम, टैक्स, इमिग्रेशन वगैरह। फिर जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, उससे 370 किलोमीटर तक का जो जोन कहलाता है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ उस देश को मछली पकड़ने, तेल, गैस और खनिज निकालने और समुद्र के नीचे रिसर्च करने जैसे अधिकार मिले होते हैं। अब इसके बाद का जो समंदर का इलाका है वो किसी का नहीं होता, इसे ही इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। अगर कोई आइलैंड किसी देश के इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है तो वो उसका ही कहलाएगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार दूसरी बातें भी देखी जाती हैं, जैसे उस आइलैंड का इतिहास क्या है, वहाँ लोग कब से रह रहे हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। जैसा हमने बताया कि साउथ चाइना सी के कई सारे आइलैंड पर चीन अपना कब्ज़ा जमाता है। सबसे प्रचलित जो झगड़ा है वो है स्ट्रैपली द्वीप समूह का। इसमें 100 से ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप और रीफ और एलॉट हैं।
फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान सभी इस पर दावा करते हैं, अपना अपना दावा जताते हैं। सबसे मजबूत दावा फिलीपींस का है। वो कहता है कि उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसके अंदर आता है ये वाला आइलैंड। लेकिन बात सिर्फ स्प्रेटली की नहीं है, चीन इसके अलावा भी कई दूसरे आइलैंड पर अपना हक जताता है। उसने कई कृत्रिम आइलैंड भी वहाँ पर बनाए हुए हैं और उसमें उसने अपनी सेना भी तैनात की हुई है। 2016 में फिलीपींस इसी बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गया था, जहां जो फैसला है वो चीन के खिलाफ आया था। फिर भी चीन उस फैसले को नहीं मानता और साउथ चाइना सी में मनमानी करता है। अब आप पूछेंगे कि फिर इस इलाके में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहा था? वो तो इस समंदर से हज़ारों किलोमीटर दूर है अमेरिका, फिर उसका क्या स्टेक है इस जगह पर? इसका जवाब है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। अमेरिका कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, साउथ चाइना सी का जो इलाका है, कोई देश यहाँ अपना हक नहीं जता सकता। वी विल मेक श्योर कि यहाँ सब कुछ शांति से चलते रहे, इसलिए हम यहाँ पर अपने जहाज़ और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते रहेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री और ओपन रहे, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका एशिया में मौजूद अपने फिलीपींस जैसे एलाइज को भी ये बताना चाहता है कि हमें चिंता मत करो, चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अमेरिकी मौजूदगी यहाँ पर बनी रहती है। अब चूंकि अमेरिका भी एक बड़ी पावर है, इसलिए चीन भी उससे पंगा नहीं लेता। जंग से उसका भी कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए अब तक चीन ने भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी भी तरह का कोई बड़ा हमला नहीं किया है। लेकिन 2001 में अमेरिकी जासूसी विमान की वजह से चीन और अमेरिका में भयंकर तनाव ज़रूर हो गया था। अप्रैल 2001 की बात है, जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति बने 2 महीने करीब हुए थे। एक अमेरिकी स्पाई जेट जासूसी जहाज़ साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा था और वो वहाँ मौजूद चीनी अड्डों की जानकारी लेने आया था। कुछ देर में ये विमान चीनी रडारों में आने लगा। चीनियों ने पहले चेतावनी जारी कर इसे पीछे हटने की चेतावनी दी, लेकिन वो जो विमान था वो चीन के हैनन आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा, इसलिए 2 चीनी लड़ाकू विमान उसे इंटरसेप्ट करने पहुंच गए। एक चीनी विमान उससे जाकर टकरा गया और समंदर में जाकर गिर गया। चीनी जो विमान था उसमें मौजूद पायलट की मौत भी हो गई। अब अमेरिकी विमान जो टकराया था चीनी विमान से, वो बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे हैनन आइलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। उस अमेरिकी विमान में 24 अमेरिकी क्रू मेंबर मौजूद थे, जिन्हें चीन ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और 11 दिन तक इन लोगों को चीन ने अपनी हिरासत में रखा था। अमेरिका ने औपचारिक रूप से इस पर कभी माफ़ी नहीं मांगी, बस रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया। फिर कई राउंड तक बातचीत चली और 12 अप्रैल को, पूरे 11 दिन बाद, मतलब 12 अप्रैल को उन्हें रिहा कर दिया गया। ये घटना साउथ चाइना सी में बढ़ते टकरावों की नींव बन गई, इसलिए चीन यहाँ और एग्रेसिव हुआ। अमेरिका ने भी अपने जहाज़ और एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा तैनात करने शुरू किए। फिर भी दोनों देश सीधे टकराव से बचते ही हैं। कोल्ड वॉर की तरह अपने एक्शन से जवाब दिया जाता है। इसलिए 26 अक्टूबर को साउथ चाइना सी में जब प्लेन क्रैश हुए, अमेरिकी प्लेन क्रैश हुए, तो चीन ने फ़ौरन मदद का हाथ बढ़ा दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि हम मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से भी संतुलित बयान आए। नेवी ने कहा कि जांच चल रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि कुछ भी छिपाने वाला है नहीं इसमें, हो सकता है कि फ्यूल की ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ हो। ना तो नेवी और ना ही सरकार की तरफ से कोई साजिश वाली बात कही गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इसे हादसा ही बता रहे हैं। उनका अनुमान है कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट इसमें कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका दोनों एक डील पर पहुंचना चाहते हैं, ट्रेड डील पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरह के तीखे रिएक्शन से वो बच रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर लंबी चली तो चीन भी कमज़ोर पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी आयातक वैकल्पिक सप्लायरों और सप्लाई चेन की तलाश तेज़ कर देंगे और वो ऐसा करना शुरू भी कर चुके हैं। मसलन एप्पल ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वो अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का ज़्यादातर प्रोडक्शन चीन से भारत ले जाएगा। इसी बरस जून में नाइकी ने भी अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को चीन से बाहर ले जाने की योजना बनाई थी और उसकी बात कही थी। चीन की अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अमेरिका का ही रहता है। हर साल लगभग $500 बिलियन का सामान चीन अमेरिका को बेचता है। 2024 में जो ये निर्यात था, चीनी निर्यात था, वो 46 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच गया था। मतलब 2024 में अमेरिका को चीन ने 46 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान बेचा था।
इसलिए जिनपिंग इसे जाने नहीं दे सकते। वो ट्रंप के साथ डील करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी स्टेक दांव पर हैं। हम राजदूत के पुराने एपिसोड में बताते आ रहे हैं कि चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में झुका लिया है, क्योंकि उनके पास चीन के अलावा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। इसका लगभग पूरा मार्केट चीन कंट्रोल करता है। चीन के सप्लाई चेन रोकने से अमेरिका परेशान है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री में संकट के बादल गहरा रहे हैं, क्योंकि मिसाइल हो या फाइटर जेट सब बनाने में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो भी बनाने में रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। 10 अक्टूबर को जब चीन ने ऐलान किया था, इसी महीने 10 अक्टूबर को, कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई है वो बंद कर देंगे, तो अमेरिका का शेयर बाज़ार तक हिल गया था। लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था वहाँ के शेयर बाज़ार को। रेयर अर्थ के अलावा चीन ने अमेरिका के सोयाबीन सेक्टर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसने अमेरिका से सोयाबीन लेना कम कर दिया है। नवंबर 2018 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट अब दर्ज की गई है। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है। वो इसे मुख्य रूप से अपने जानवरों, पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। अमेरिका की बजाय चीन अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना से ये सोयाबीन ख़रीद रहा है। जो अर्जेंटीना है और ब्राज़ील है, इन दोनों के अमेरिका के साथ अलग पंगे चल ही रहे हैं, आप जानते हैं। चीन के सोयाबीन ना खरीदने के कदम से ट्रंप के समर्थन में भी कमी आ सकती है, क्योंकि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का मूवमेंट है पूरा मागा, उसका एक बड़ा जो धड़ा है वो किसान वर्ग से ही आता है। ये लोग ट्रंप को खूब पसंद करते हैं और उन्हें बहुत समर्थन देते हैं। इसलिए ट्रंप चाह रहे थे कि भारत के मार्केट में भी हम किसी तरह अपनी पहुंच बढ़ा लें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां बेचने लगे, ताकि हमारे किसान भी खुश हो जाएं। पर भारत शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहा है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक भारत और अमेरिका की डील पर कुछ पुख्ता आ भी जाएगा। तो बात शुरू हुई थी साउथ चाइना सी में अमेरिकी जेट के हादसों से और आ पहुंची है ट्रेड डील पर। 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में जिनपिंग और ट्रंप मिलेंगे। ट्रेड डील पर बात होगी, जो भी अपडेट होगी आपको राजदूत में मिल जाएगी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की अपडेट भी आपको राजदूत में देखने को मिलेगी। इसलिए बने रहिए खबरगांव के साथ। आज का शो यहीं समाप्त होता है। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।